हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन के अंदर, जैसा कि आपको हर क्लास के पहले स्टार्टिंग होने से पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स देखा हुआ है, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, ये सब हमने देखा था काफ़ी डिटेल में। और ठीक इसके पिछले क्लास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझाया था। तो पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता कैसे है। कोई इंक्लाइन प्लेन से अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मीन्स कि अगर हैविंग अ डिफरेंट शेप एंड साइज, it will have the different different velocity when they reach to the bottom of the inclined plane. So when they will reach, who will the and which object will the reach first, so it is depend on to the their shape and size and तो उसके कहने का मतलब यह है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो उसके अलग अलग होते हैं, तो जिसके चलते उनका रोटेशन अलग अलग होता है। तो उसी का आज एक्सटेंशन और हम लोग करेंगे। जब हम रोलिंग बताएंगे तब आपको और डिटेल में इसका कहानी समझाएंगे। ठीक है बच्चों। और जहाँ तक एंगुलर मोमेंटम की बात है, तो एंगुलर मोमेंटम में हमने आपको सिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कोई एक्सटेंडेड बॉडी अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो उसके लिए कैसे लेते हैं, और दोनों का जब मिक्स होता हो तब क्या होता है, मतलब कि जब वो रोटेट करे और आगे भी बढ़े, ट्रांसलेशनल मोशन। तो एक प्री स्टार्ट आपने देखा था वहाँ पर कि अगर दो चीज़ें, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन अगर साथ साथ हो तो क्या होगा। तो आज उसको रोलिंग में हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने जैसा बोला था पिछले क्लास में 2-3 क्वेश्चन और रह गया है, तो 1 या 2 क्वेश्चन लूँगा उस पर, आपके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम सिंपली कहिए उस पर, और फिर उसके बाद रोलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि पॉइंट मास इज अ टाइड एट टू वन एंड ऑफ अ कॉर्ड whose the other end passes through the vertical hollow tube। ठीक है, एक यहां पर ऐसा कुछ ऐसा कॉर्ड है जो ऐसा ऐसा वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, और यहां से ऐसे उसका स्ट्रिंग रखा है। कॉट इन वन हैंड, द पॉइंट मास इज द बीइंग द रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, एंड स्पीड ऑफ द 4 मीटर पर सेकेंड। अभी जो मूव कर रहा है तो उसका लीनियर स्पीड वहाँ का 4 मीटर पर सेकेंड है और 2 मीटर के रेडियस में घूम रहा है। द कॉर्ड इज देन पुल डाउन सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल रिड्यूस टू 1 मीटर, एंड कंप्यूट द न्यू लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द 2 पॉइंट मास एंड कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जीज अंडर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, मतलब कि जब वो 2 मीटर पे घूम रहा था तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, और जब वो 1 मीटर पे घूम रहा है तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो पुल डाउन कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर है। मोशन तो उस प्लेट पर हो रहा होगा या टेबल पर जो सर्कुलर शेप में है, एक हॉरिजॉन्टली उस मोशन कर रहा है, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है ठीक उसके परपेंडिकुलर। तो क्या वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ठीक परपेंडिकुलर है, उसका कोई भी कंपोनेंट उसके अलॉन्ग नहीं होगा। तो हम लोग क्या जानते थे कि अगर कोई हम फोर्स लगाएं जिसके चलते टर्निंग हो, तो लेकिन उसके डायरेक्शन में मतलब थीटा पर भी फर्क पड़ता था ना। टॉर्क इक्वल टू, हमने क्या देखा था कि 3 बातें होता था, या तो रेड डिस्टेंस हो वहाँ से 0 हो, फोर्स 0 हो, या एंगल 0 हो। तो इस केस में एंगल ही नहीं है, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस, एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो जिसके चलते जो एंगुलर मोमेंटम की बात है वो हमारा कंजर्व होगा। तो वो देखिए कि अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करें तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यही होता है। तो इस केस में I1 और I2 तो हाँ उसका चेंज कर रहा है। इसका अगर सपोज मास m ले लेते हैं तो m इंटू R1 स्क्वायर, अगर इस रेडियस पे पहले घूम रहा होगा, और थोड़ी देर के बाद वो अगर ये रेडियस R2 दिखाना चाहिए था इनको, R2 रेडियस में घूम रहा है तो वहाँ का जब इस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट O के अबाउट, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किसी करे इस पॉइंट O के अबाउट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों? m इंटू R1 स्क्वायर, और V1 के जगह पर, ओमेगा 1 के जगह पे कितना हो जाएगा? V1 बाई R1। देखिए यहाँ से ओमेगा 1 इक्वल टू, जैसे V इक्वल टू ओमेगा R होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई R ना। तो यहाँ पर जब करेंगे m R1 स्क्वायर इंटू V1 R1 स्क्वायर इक्वल टू I2 के जगह पे अगेन m इंटू, उस समय रेडियस बदल गया टू 1 मीटर जो बोला हुआ है, इंटू V2 इंटू R2। तो m से m कैंसिल हो जाएंगे, R1 कैंसिल हो गया, R2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास? R1 V1 इक्वल टू R2 V2,
तो 2 मीटर पर सेकेंड है और उसका स्पीड नहीं 4 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस है, ठीक है, R1 2 है और V1 4 है और R2 1 है, तो V2 आ गया। तो V2 कितना हो गया बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड, जो हमसे पूछा गया था। ये तो इसकी कहानी हुआ। और अगर एंगुलर स्पीड चाहिए उस समय का, तो यहाँ पर 2 2 2 कर लीजिए तो मिल जाएगा। तो V2 का वैल्यू 8 है और रेडियस उसका 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 रेड पर सेकेंड। ऐसा, तो ये बात समझ में आया कि इसका जो लीनियर वेलोसिटी उस समय का कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उस समय का 8 रेड पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये तो कहानी था आपका, हाउ विल यू फाइंड दैट द व्हेन द दिस थिंग विल हैपन एंड while moving on the R1 radius to R2 radius, and force is acting vertically or along the axis, whatever the means उस एक्सिस के अबाउट ही है, तो कोई डिस्टेंस भी नहीं है, वैसे भी हम कह सकते थे, तो वहाँ पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब वो पूछ रहा था उसके बाद, एंड कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जीज अंडर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के लिए अगर देखिए तो उसमें एक ही है ले देकर, कौन सा? इज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 देखें तो यहाँ से 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 1/2। तो हमें सब कुछ पता है, तो यही फॉर्मेट सबसे बेहतर है। हाफ से हाफ यहाँ से पहले ही गायब कर दीजिए, m इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन m इंटू R2 का स्क्वायर। ऐसा ओमेगा 1 ओमेगा इजक्वल टू V1/R1 और यहाँ से R2/V2 का स्क्वायर। ठीक, तो m से m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। R1 ए रेसिप्रोकल में देखिए R1 है, उसका स्क्वायर है, तो ये ओमिट कट जाएगा और R2 वाला ये वाला ओमिट कट जाएगा, कैंसिल होगा। तो बचा क्या हमारे पास? V1/V2 का स्क्वायर। तो V1 पहले कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड, अब कितना हो गया था? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर रेशियो इसका देखेंगे तो 4/8 इज 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर इज ऐसा ही होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? 1:4, या फर्स्ट बाई सेकेंड है तो 1:4 और सेकेंड बाई 1 है तो 4:1। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो और इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जब नोट डाउन करने को कहता हूँ तो वैसे ही आप म्यूट अपना इसको पॉज करके अपना काम पे लग जाया करिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि 2 cylinders having a radii R1 and R2, rotational inertia I1 and I2 respectively, are supported by the fixed axis perpendicular to the plane in figure, this figure, इसकी बारे में बात कर रहा है। The larger cylinder is the initially rotating with the angular velocity omega naught, ये वाला इसकी बारे में बात कर रहा है, ओमेगा नॉट से ये रोटेट कर रहा है, या ऐसा। और the smaller cylinder is moved to the right until it's the touches the larger cylinder and the cause the rotate by the frictional force between the two। फ्रिक्शनल फोर्स लग गया बच्चों इस पे, तो यानी कि इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब लग रहा है तो आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या कहानी होता था कि वहाँ पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो उस पर जो टर्निंग इफेक्ट किसी फोर्स से लग रहा होगा वो नहीं हो रहा होगा, या कोई फोर्स आ रहा होगा तो उसके चलते वो मतलब कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना करे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसके चलते फ्रिक्शन लग रहा है और वो घूम रहा है। यही मतलब हुआ ना कि जब वो छोटे वाले उसको, अगर आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन को, तो छोटे वाले को टच कर रहा है, इसके स्मॉलर सिलेंडर को उसके साथ अगर टच कर रहा है तो उसके साथ फ्रिक्शन उसको रोटेट कर रहा था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग गया। सो वेन एवर एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्टिंग, सो वी कांट से डायरेक्टली कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। मतलब ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते ना, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ से कि जो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। तो अब इसको एडिटेड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आपको जैसे याद था कि आपको मैंने वहाँ पर समझाया था कि जो इनिशियल मोमेंटम होता था और फाइनल मोमेंटम में जब मतलब कुछ हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, इम्पल्स लगा देते थे,
तो उसके चलते अगर स्पीड अप होता था तो एल इनिशियल प्लस इम्पल्स इक्वल टू एल पी फाइनल, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ड्यू टू द सेम रीजन हम यहाँ पर रोटेशनल में भी यही कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू एल फाइनल, और यहाँ पर प्लस माइनस है। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए कि वेन एवर इट टच टू द दिस थिंग मीन्स दैट I2 ऑफ द मीन्स सेकेंड सिलेंडर ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर टचेस विद द लार्जर सिलेंडर, जब इसके साथ अगर वो टच करता है तो उसका जो ओमेगा नॉट का वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इसका बेसिकली जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो कम होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो एडिटेड फॉर्म है, एंगुलर मोमेंटम इज माइनस वॉट एवर द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, मीन्स कि जो एंगुलर इम्पल्स दे रहा होगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन में और आगे पढ़ लेते हैं। तो ये बस कहने का ये मतलब था कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो जो हम इक्वेशन लगाएंगे ये नहीं ब्लाइंडली लगा दे। तो ये अगर लगाएंगे तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा भी नहीं और आएगा भी नहीं। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, शायद वो क्वेश्चन भी लास्ट में पूछे हुए कि इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन दिस केस, कहेंगे नो। इवेंचुअली द स्लिपिंग द सीज एंड द, अच्छा उसमें भी क्या है कि इवेंचुअली स्लिपिंग द सीज, उसका मतलब बताते हैं, एंड टू सिलेंडर्स रोटेट एट कांस्टेंट रेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसमें क्या होगा कि इधर से घूमेगा, तो जैसे ही उसका टच करेगा तो ये वाला ये अपने साथ इधर इसको घुमाना चाहेगा ना, तो इसमें ये ओमेगा नॉट है तो इसको मान लीजिए, अच्छा उसका नाम अभिकरण करते हैं। सो फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, अच्छा बोल ही दिया है, ओमेगा 2 ऑफ द स्मॉल सिलेंडर इन द टर्म्स ऑफ I1 I2 R1 एंड R2, उनका रेडियस और वो सब गिवन है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जो करने का तरीका है, जो आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो एडिटेड फॉर्म बताया हूँ, मतलब ये डायरेक्टली नहीं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मतलब कहने के मूल में फिर से जाइए, फिर से इसको एक बार समझा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का एक और एक ही शर्त है कि उस पर आपको नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए, तब एल इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल कर दें। अब लगेगा तब भी कंजर्व होगा क्या, कि यस कंजर्व होगा बट एडिटेड फॉर्म में। वो कैसे, तो जो फोर्स लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे हम जानते थे कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज योर टॉर्क, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर केवल चेंज अगर एंगुलर मोमेंटम का देखें, डेल्टा एल इक्वल टू टॉर्क इंटू डी टी। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, पहले तो उसके बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं कि डी एल बाई डी टी इक्वल टू ए टॉर्क ऐसा है, तो डी एल इक्वल टू टॉर्क टाइम्स ऑफ डी टी, ऐसा ये कहना चाह रहा हूँ। तो जो एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो कुछ अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हमें बताना पड़ेगा ना। मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल आपस में इक्वल नहीं है। वो क्यों नहीं है कि एल इनिशियल में इसमें इस पर निगेटिव टॉर्क उसको मिनिमाइज कर रहा है, उसका सेंस ऑफ मतलब उसका रोटेशन का वो देखिए तो डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि टॉर्क इंटू डी टी इक्वल टू एल फाइनल अब कंजर्व होगा। तो मतलब कि जो एक्स्ट्रा लग रहा था उसको कंजर्व नहीं होने दे रहा था। तो चलिए मैं उसी को लिख देता हूँ, तब तो कंजर्व होगा। तो जो पहले इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो मुझे कुल मिलाकर यही समझाना था आपको। बाकी अब क्वेश्चन में कोई जान दम नहीं है, वो फटाफट आपको निकाल कर दे देगा। तो एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। टू सिलेंडर्स हैविंग अ रेडियाई R1 एंड R2, द रोटेशनल इनर्शिया I1 and I2 respectively are the supported by fixed axis perpendicular to the plane of the figure. The larger cylinder is then initially rotating with the angular velocity is omega naught. The smaller cylinder is the moved to the right until it touch the larger cylinder, and the cause to rotate right until it to touch the larger cylinder, and cause to rotate by the frictional force between the two. इसी के बारे में चर्चा किया अभी। Eventually the slipping is ceased. हाँ, इसका मतलब समझिए बच्चों कि इवेंचुअली स्लिपिंग इज सीज का मतलब क्या हो रहा है कि एक दूसरे पर मतलब वो ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो फ्रिक्शन वगैरह लगा होगा, पहले जैसे आप देखते होंगे कोई भी चीज़ अगर फंसता है तो कैसे चलता है, फंसता है मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर आप
जैसे आपका टायर कहीं है या व्हीकल मतलब कभी कीचड़ मड ये वाला है तो उसमें फंस जाता है, तो अब देखते हैं कि आगे बढ़ता है और स्लिपिंग करते जाता है, तो उस तरह का स्टार्टिंग में हुआ होगा। तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहा होगा, लेकिन जब वंस इट स्लिपिंग इज सीज तो मतलब उसका रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से इक्वल हो गया होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि v1 इक्वल टू v2, तभी तो स्लिपिंग से चेंज नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू v1 माइनस v2 इक्वल टू जीरो। स्लिपिंग अगर नहीं हो तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, आपस में जीरो हो जाएगा, तो यानी प्योर रोटेशनल हो रहा है। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 2। तो आ जाइए यहीं पे कर देता हूँ इसको। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा, ये बार बार आपसे यूज़ होगा या बताया जाएगा। ये किस तरह का ले लीजिए, कहीं भी आके चिपक जाओ भाई। चलिए वो ऐसा बना फिगर, तो हम उसको आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सेंटर ओ ले लीजिए, और यहाँ से डिस्टेंस ए मतलब r1 है, और इसका सेंटर r2 है। कैपिटल के बारे में बोला है ना, ठीक है। और ये पहले घूम रहे थे ओमेगा नॉट से। अब मान लीजिए कि आपस में जब प्योर रोलिंग होने पर, तो इनिशियली यहाँ पर आई नॉट ओमेगा नॉट या I1 ओमेगा नॉट से पहले इसका एंगुलर मोमेंटम रहा होगा ओमेगा 1 ऐसा हो गया, और फिर जब ये घूम रहा होगा तो इसमें ऐसा ओमेगा 2 से, यही हुआ होगा ना दोनों का फाइनली। तो ठीक है, यहाँ पे टच होने पे और यहाँ पर आपका कुछ फ्रिक्शन वगैरह ऐसे लग रहा होगा। तो इसमें देखिए कि जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इसका इक्वेशन लिखें, एल इनिशियल माइनस एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू एल फाइनल, ऐसा। तो एल इनिशियल कितना होगा बच्चों, I1 ओमेगा नॉट, इसी से तो घूम रहा था, क्वेश्चन में बता रखा है, और माइनस क्यों, क्योंकि इसको उसका रोटेशन धीमा कर रहा है, तो उसके चलते किसके चलते हो रहा है, वो फ्रिक्शनल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके चलते, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा मान लीजिए। तो F इंटू R1 वहाँ से इंटू टाइम, टी टाइम के लिए ऐसा हुआ होगा, और फाइनली इसमें कितना हो जाएगा I1 ओमेगा 1, यही होगा, ठीक है। अब इसको जो रोटेशन मिला पहले तो जीरो होगा, तो फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा होगा, स्पीड अप कर रहा होगा, तो उसके चलते जो एंगुलर इंपल्स लग रहा होगा इसके लिए F इंटू R2 इंटू टी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, ऐसा हुआ होगा ये चीज़। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें अननोन आप देखेंगे तो कितने हैं, F है, T है और ओमेगा 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है पहले ही कि I1 ओमेगा मतलब कि ओमेगा 1 हो जा रहा है, या नहीं मेंशन है, कह रहा कि ठीक, इन द टर्म ऑफ I1 I2 R1 R2, तो मतलब ओमेगा 1 को, जैसे यहाँ पर हमें ओमेगा 1 नहीं है, तो फिर अननोन कितने हो गए, F हो गया, T हो गया और ओमेगा 1 हो गया। तो दो इक्वेशन है, वो किसी तीन वेरिएबल को हटाने के लिए, दो तो एक है, एक और चाहिए होगा। तो पहले तो इसमें तो ये यहाँ से कर सकते हैं क्या कि F इंटू टी का जो रेडीमेड वैल्यू है, यहाँ से I2 ओमेगा 2 बाई R2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इन दोनों इक्वेशन से अगर लिखने के लिए अगर हमें देखना पड़े तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, I1 ओमेगा नॉट माइनस F इंटू टी का जो रेडीमेड वैल्यू होगा I2 ओमेगा 2 बाई R2, I2 ओमेगा 2 बाई R2 इंटू R1, ऐसा। और यहाँ से फिर कितना हो जाएगा I1 ओमेगा 1, इस तरह का। तो अभी भी आप देखेंगे ओमेगा 1 वहाँ पर परेशान कर रहा है,
तो उसके लिए जो मैंने बोला था कि क्या वो एक वर्ड आया था कि इसमें जब वो स्लीपिंग हो रहा था स्टार्टिंग में, और आफ्टर द टी टाइम के बाद अगर वो उसका जो स्लीपिंग सीज हो गया, तो उन लोग का जो वेलोसिटी था, यहाँ का जो वेलोसिटी था वो आपस में इक्वल होगा, तभी तो सीज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन था ना कि नो स्लीपिंग विल अकर आफ्टर दैट, सो v1 इज इक्वल टू v2 होगा क्या? तो v1 इज इक्वल टू v2 अगर होगा तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओमेगा 1 r1 इक्वल टू ओमेगा 2 r2। तो जो ओमेगा 1 एक अननोन था, ये तीसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, व्हेन रिलेटिव स्लीपिंग इस जीरो है तो यहाँ से v1 इक्वल टू v2 ऐसा बोल सकते हैं, और ओमेगा 1 r1 इक्वल टू ओमेगा 2 r2। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से समझ लीजिए। उसमें एक वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन में कि रिलेटिव स्लीपिंग उनका जीरो है, तो रिलेटिव स्लीपिंग अगर वंस जीरो होगा तो उसके बीच का जो जो उन लोग का रिलेटिव वेलोसिटीज़ होगा आपस में मस्ट भी इक्वल होगा, तभी ऐसा होगा। तो ओमेगा 1 यहाँ पर कैपिटल R1 है, कैपिटल R2 है, तो ओमेगा 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 R2 बाई R1 ऐसा। तो इसका वैल्यू अगर वहाँ पर पुट किया जाए तो ओमेगा 2 का वैल्यू अब ज़्यादा दूर है नहीं, तो I1 ओमेगा नॉट इक्वल टू I2 ओमेगा 2 R1 बाई R2, ये प्लस इसको इस टर्म को लेकर इधर लेकर आए, और I1 ओमेगा 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 R2 बाई R1 ऐसा। तो ओमेगा 2 चाहिए ना, तो ये देखिए ये मिल रहा है, तो इसका वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्पेस है कहीं, ठीक है यहीं पे लिख देते हैं। तो ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा नॉट, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R1 R2, तो यहाँ पर ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला R1 स्क्वायर कर देगा और ये वाला R2 यहाँ स्क्वायर कर देगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर ये R1 R2 आएंगे क्या, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, I2 इंटू R1 स्क्वायर और I1 इंटू R2 स्क्वायर। तो ये इसका वेलोसिटी से फाइनली आएगा, ठीक है। तो ये तभी मतलब आपका मतलब कि इसका ओमेगा 2 का वैल्यू होगा। और ये तो मतलब किस व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड जो पूछा था हमें क्वेश्चन में, कि बताइए कि एंगुलर स्पीड क्या था, कि इज फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इन द टर्म ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर का ही ओमेगा 2 था, तो जो कि हमने आपको ऐसे निकाल कर समझाया। तो इसमें की चीज़ क्या था, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन मतलब कि आज आपको अगर कुछ लेकर जाना हो यहाँ से तो आप इसको अब पूरे लेक्चर में आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था कि जो लीनियर वेलोसिटी था वहाँ पर बोला था कि जो इसका स्लिपिंग सीज हो जा रहा है तब उस केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो उस पर हमने देखा। हाँ, उसमें जो पोल रखा था कि इज द लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, तो क्या पहले ही वो समझा दिया था कि नो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। आपको टेक्निकली प्रूफ ही करना हो कि ठीक है बताइए कि लिख कर कैसे होगा, तो उसके लिए एल इनिशियल कितना था, I1 ओमेगा नॉट था, है ना, जो कि वहाँ पर मेंशन है। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो इसका हमें जैसे हमें ओमेगा 2 का वैल्यू हमें मिल गया हुआ है समथिंग दिस, और ओमेगा 1 का वैल्यू भी हमें मिल गया होगा यहाँ से। अगर ओमेगा 2 का वैल्यू नोन है तो वहाँ पर R2 बाई R1 करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 ओमेगा नॉट इंटू R1। तो आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का दोनों का वैल्यू है। अगर जब आप इसको लगाएंगे L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल के लिए, तो ये दोनों इक्वल होगा, मतलब I1 ओमेगा नॉट इज नॉट इक्वल टू दैट थिंग, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अगर उसका वैल्यू कर पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है बच्चों। और आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि I1 तो मान लीजिए कि जितना है वो I2 वाले का उसका कैसे कट करेंगे, वो तो ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंस उसका और डिफरेंट वैल्यू आएगा ही आएगा। तो ये बात आप लोग को समझ में आया क्या? अगर आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों।
तो अब इसके बाद आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक तरह से रोलिंग का स्टार्ट किया जा रहा है, कि जैसे अभी तक के आपको मतलब जो रिजिड बॉडी जो बता रहे थे, या यहाँ पर लिख देता हूँ रोलिंग। रोलिंग भी बच्चों आपको पता चलेगा 3 तरीके का होता है। एक तो क्या होगा कि प्योर रोलिंग होता है, एक फॉरवर्ड स्लिपिंग होता है या फॉरवर्ड रोलिंग। मतलब इसमें 2 इसके हैं, इस पे स्लिपिंग कह लीजिए, इसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग। वो कैसे होगा, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया इसका दे देता हूं कि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ है ऐसा, और यहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए। तो जब ये वापस, या जब ये वापस इस मार्क को जब इसको ढूंढेंगे, तो जब एक चक्कर लगा होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक बार ऐसा घूम रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, जो उसका सरकमफरेंस होगा। अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस आर है, यहाँ से रेडियस आर है, तो एग्जैक्टली 2 पाई आर चलना चाहिए ना। तो जब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर 2 पाई आर चलेगा तो प्योर रोलिंग की कहानी है। ये डिस्टेंस d इक्वल टू, अगर 2 पाई आर अगर चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्योर रोलिंग होगा। ठीक है, अभी फिर क्या होगा कि किसी दिन मान लीजिए कि अगर बारिश हुआ हो, या हाँ ऐसा ही एक एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पर बारिश हुआ हो, या मतलब कि ऐसा सरफेस पे आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो जहाँ पर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, मतलब स्लिपिंग होगा। तो स्लिपिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि एक चक्कर तो चला, फिर थोड़ा सा स्लिप भी किया, फिर घूमा, फिर आगे चला। तो उस केस में आप देखेंगे जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो d इज ग्रेटर देन 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर तो उसको मूव कर, मतलब एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर तो करा ही करा, लेकिन उस स्लिपिंग की वजह से कुछ आगे भी बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं d इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा दूसरे तरह का बैकवर्ड स्लिपिंग, कहीं आप देखते हैं कि कीचड़ में या जब मडी जब रहता है तो गाड़ी फंस जाता है, तो देखते हैं कि पहिया घूमते रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। तो एक रिवोल्यूशन तो लगा रहा है लेकिन वो पीछे की तरफ आ रहा है, या मतलब आगे यूं कहिए कि मूव ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में d इज लेस देन 2 पाई आर होगा क्या। तो ये तो कहानी है आपके रोलिंग का। प्योर रोलिंग में क्या होता है, तो प्योर रोलिंग में एग्जैक्टली मतलब कि जितना वो d इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब एक अगर रिवोल्यूशन लगा रहा है तो d इक्वल टू 2 पाई आर होगा। तो अभी हम अपने आप को इतने पे कन्फाइन करके रखते हैं, और फिर वंस वी नो दैट परफेक्टली, और मैं आपको अगर एक्सप्लेन कर दूं सारा चीज़ प्योर रोलिंग के बारे में, देन उसके बाद फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो पहले एकदम स्टार्टिंग मतलब बेसिक से वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से कन्फ्यूजन आना स्टार्ट होता है, या मतलब कुछ आपको परेशान हो नहीं होता है। तो प्योर रोलिंग की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि d इक्वल टू 2 पाई आर होता है, तो वहाँ पर और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और होगा कि जब अगर प्योर रोलिंग होगा तो मतलब स्लिपिंग जैसा तो बात होना नहीं है, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड। तो मतलब कि यहाँ पर अच्छा फॉरवर्ड से, अच्छा आप अभी तक के जो मैंने अभी बताया कि स्लिपिंग के फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, तो आपने नोटिस किया होगा कि फॉरवर्ड स्लिपिंग तब हो रहा है कि जब उसको सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिला। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर रेनी डे हो या कहीं एक स्मूथ सरफेस हो, या मतलब जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो, तो जो रोटेशनल बॉडी था या जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट था जिसको घूमना था, तो 2 पाई आर तो चला ही चला, 2 पाई आर चला, लेकिन मतलब एक चक्कर लगाने में तो चला ही चला, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने के चलते, या यूं कहिए कि फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो स्लिप कर गया और आगे की तरफ बढ़ गया। यही मतलब हुआ ना। तो यानी कि प्योर रोलिंग होने के लिए जो प्री कंडीशन है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन तो इतना रहे ही कि जिसके चलते वो स्लिप ना करे। ठीक है, तो इसमें आपको एक तरह से कहें कि फ्रिक्शन का रोल ज़्यादा है। जब उसको घूम रहा है तो उसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन रहना चाहिए, तो जिसके चलते वो रोटेट करेगा। तो ये मतलब कि अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में अगर लेकर जाऊं,
आप जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में देखते थे कि कुछ मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम तो अभी यही लगता था ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, या चेंज इन वर्क डन, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता था, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। और जो काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सम टाइम फ्रिक्शन आ जाता था तो फ्रिक्शन को हमें अलग से बताना पड़ता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन अपना रूप बदल लिया है, और रूप बदल कर क्या कर रहा है, वो रोटेशन में घुमा रहा है। जैसे कि अगर प्योर रोलिंग की बात करें तो इस केस में क्या हो रहा है कि वो तो रोटेट कर ही रहा है, मतलब प्योरली हो रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि ये घूम तो रहा है और आगे भी साथ साथ जा रहा है, यही हो रहा है ना यहाँ से। तो इसमें जो कुछ एनर्जी घूमने में लगा होगा, तो घूमने में एनर्जी कितना लगेगा, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा होगा तो एक बात। और ये आगे जा रहा होगा तो आगे जाने का स्पीड क्या होगा इसका, कुछ ना कुछ उसका v सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा यहाँ पर। तो वो दूसरा एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 m v सेंटर ऑफ मास। तो ये जो एनर्जी वाइज अगर देखेंगे तो वो पिछले वाले से अलग नहीं है। मतलब वहां पर हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे या जो भी वर्क होता था तो 1/2 m v सेंटर ऑफ मास, मतलब v हाफ एम वी स्क्वायर ही करते थे। और वहां पर सपोज फ्रिक्शन होता था तो क्या बोलते थे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। मतलब कि मैं कुछ ऐसा समझाना चाह रहा हूं कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, कुछ देर के बाद उसका 2 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो यहाँ पर कुछ रफ होगा या कुछ इस तरह का सरफेस होगा, मतलब म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है। तो आप यहाँ से यही लिखेंगे ना, 1/2 m इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 2 स्क्वायर प्लस वर्क डन ड्यू द फ्रिक्शन। बाकी का इतना एनर्जी था तो इतना तो 2 स्क्वायर तो अभी भी है और बाकी का फ्रिक्शन में चला गया। तो यहाँ पर बच्चों जो ये फ्रिक्शन वाला है वही ये है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो रोटेशनल में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि ये जो फ्रिक्शन अपना रूप बदल कर वो रोटेशनल एनर्जी में या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि एनर्जी वाइज क्या हो रहा है। प्योर रोलिंग में तो ठीक है कि एग्जैक्टली D इक्वल टू 2πr हो रहा होगा। एक चीज और, अगर प्योर रोलिंग अगर हो रहा होगा तो इसमें हम ये चीज एकदम परफेक्टली कह सकते हैं, V इक्वल टू ओमेगा आर चल रहा होगा। जो V सेंटर ऑफ मास आपने देखा है ना, तो जितना वो घूमेगा उतना आगे की, मतलब कि जो आगे बढ़ने की स्पीड है या लीनियर वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा अगर प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो। ठीक है, और प्योर रोलिंग का कहने का मतलब क्या है कि D इक्वल टू 2πr हो रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा होगा। तो अगर आप इसको वहां से भी अगर समझना चाहें कि D इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए कि इसी में D, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप यहां से भी इसको कह सकते हैं कि D इक्वल टू अगर 2πr हो रहा है प्योर रोलिंग के लिए, ये आपको अच्छे समझा है कि अगर एग्जैक्टली वहां पर घूम कर है तो प्योर रोलिंग का मतलब कि कहीं स्लिपिंग नहीं हुआ हो, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतना करेगा। तो D को अगर T से दोनों में डिवाइड कर दे यहाँ से, तो D/T कितना हो जाएगा V, और 2π/T कितना होता है ओमेगा। तो ये वही चीज मिल गया ना। तो प्योर रोलिंग के लिए अगर आपको अगर लेकर जाना हो टेक अवे कि क्या क्या हुआ, तो ये चीज तो है। अच्छा, मतलब कि मोटे तौर पे आपको पूरे ब्रीफ कर दूं कि प्योर रोलिंग की कहानी बच्चों की हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन, वहां पर सफिशिएंट फ्रिक्शन हो और स्लिपिंग ना हो। तो यहां पर मतलब कि अगर एक चक्कर वो लगा रहा होगा तो इन वन रिवॉल्यूशन इट विल बी ट्रेवल देयर सेंटर ऑफ मास 2πr। एक चीज सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए, दूसरा तभी वो होगा कि स्लिपिंग नहीं होगा, तीसरा V इक्वल टू ओमेगा आर जैसी बातें होगा। और एनर्जी वाइज उससे भी इंपॉर्टेंट कि एनर्जी वाइज क्या हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर प्योर रोलिंग होगा तो उसको आगे बढ़ना ही है या ऐसा हो। प्योर रोलिंग मतलब कि जैसे कोई एक्सल है वहां पर फिक्स है और वो घूम रहा होगा, तो अभी तो एक तरह का प्योर रोलिंग हो रहा है ना। मतलब जब अभी तक जो हमने करके आ रहे हैं या जो आपने पुली वगैरह के जो क्वेश्चंस देखा था वहां पर यही कहानी था कि उसमें मोमेंट है। तो इसमें अगर रोलिंग की बात करें तो कुछ वो चक्कर अगर काट रहा है तो आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दो तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन में है, एक तो रोटेशनल जैसे घूम रहा था और उसके चलते आगे बढ़ रहा था ट्रांसलेशनल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेशनल मोशन का। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन,
मतलब ये घूम भी रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर पेन है, अगर पेन को अगर हम रोल कर दें ऐसा, इस तरह का, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर ये रोल हो रहा है तो ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग प्योर रोलिंग बोलेंगे। और वहाँ पर एग्जैक्टली जब उसका डिस्टेंस अगर 2πr डिस्टेंस अगर चलेगा तो इस तरह की बातें होगा, ठीक है। तो ये तो कहानी आपका था प्योर रोलिंग का, तो कुछ आपको समझ में आया ही होगा। तो जितना भी कुछ समझ में आया होगा तो मैं आपको यहाँ पर एक सम अप कर दे रहा हूँ फॉर प्योर रोलिंग। एक चीज है हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन, एक तो ये हुआ। तो डिस्टेंस कितना करेगा ट्रेवल, 2πr इन 1 रिवॉल्यूशन। एक तीसरा, अगर t से डिवाइड करेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा आर जैसी बातें होगा। और फोर्थ, एनर्जी वाइज कि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर। ये चार बातें आपके होने ही हैं उसके अंदर। अगर प्योर रोलिंग अगर है तो हैविंग द सफिशिएंट फ्रिक्शन हो कि जिसके चलते नो स्लिपिंग, ठीक है। तो d इक्वल टू 2πr इन 1 रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली ट्रेवल द 2πr their center of mass, and v equal to omega r, this relation will be the setup. And third fourth thing is 1/2 I omega square plus half m v square। ये चार बातें उसके अंदर होंगे ही होंगे प्योर रोलिंग के लिए। तो अभी जैसे इसका अगर हम देखें कि मतलब अगर प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो और क्या क्या बातें होगा। जैसे यहां से एक ऐसा है तो और कोई मूव कर रहा हो ऐसे, तो पहले अगर रोटेट कर रहा होगा यहां से, अगर इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, तो इसका हर पॉइंट रोटेट कर रहा होगा। जैसे अगर यहां से देखा जाए तो ओमेगा आर से जा रहा होगा, इसमें ओमेगा आर से ऐसा जा रहा होगा, ये वाला ओमेगा आर से जा रहा होगा, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ओमेगा आर से ऐसा जा रहा होगा, ये चीज हो रहा होगा। तो इसमें और हम क्या जान रहे होंगे, जो भी इसका लीनियर वेलोसिटी होगा तो v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, और v इक्वल टू ओमेगा आर, और v इक्वल टू ओमेगा आर, इस तरह की बातें हो रहा होगा। और इसको अगर मार्क कर लीजिए आप तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। अगर वो ऐसा रोटेशन वाइज हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि रोल कर रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा कर दे कि ऐसा रोल करते हुए, ये लुढ़कते हुए ऐसे 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 कुछ ये जा रहा है, इस तरह का जा रहा है। तो पहले रोटेशन वाइज समझे तो यही बातें होगा ना। अगर रोटेट कर रहा होगा तो जितने भी पॉइंट होंगे इस ऑब्जेक्ट पर, इस जो रिजिड बॉडी है, तो सारे के सारे रोटेट कर रहे होंगे। और उसका टेंजेंशियली अगर लें तो वही ऐसा ही रोटेट करेगा ना, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा, अब दूसरा अगर आप देखेंगे कि जो आगे बढ़ रहा होगा उसमें क्या होगा, तो उसका हर पॉइंट आगे की तरफ जा रहा होगा v से। इसका सेंटर ऑफ मास तो ये v से तो जा ही रहा है, ये वाला पॉइंट भी v से जा रहा होगा, ये वाला भी पॉइंट v से जा रहा होगा, और ये वाला भी पॉइंट v से जा रहा होगा। जितने भी अगर चार पॉइंट को अगर देखें और उसका सेंटर ऑफ मास के लिए देखें तो ऐसा हो रहा होगा। तो बेसिकली ये जो प्योर रोलिंग है इन्हीं दोनों का तो मिक्सचर है। अगर इसको अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो फिर क्या बात बनेगा, तो उसको देखिए कि अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो कुछ इस तरह का बातें होगा कि ये कुछ आगे भी जाएगा यहाँ से v से, और ये वाला पॉइंट उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। मतलब पहले तो ऐसा v के लिए बना दूं, और इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसा ओमेगा घूम रहा होगा, तो ये वाला v से जा रहा होगा, ठीक है। अब रेड मार्क से इसका कर देता हूँ कि जो रोटेशन उसका लेकर आ रहा होगा
ऐसा v इक्वल टू ओमेगा आर से वो कर रहा होगा, और इसका भी वैल्यू v इक्वल टू ओमेगा आर, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो इधर घूम रहा होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, और यहाँ से v इक्वल टू ओमेगा आर, और ये वाला इधर v से जा रहा होगा। तो ये चारों पॉइंट क्वाइट क्लियर है। यहाँ से a, b और ए c, और यहाँ पर d, ए बी सी डी ये चारों देखिए, तो दोनों को मिक्सअप कर दिया। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर यहाँ पर है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ का रिलेटिव वेलोसिटी देखिए कि अगर वो v से आगे जा रहा है, v से घूम भी रहा है, तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो v प्लस वी, जो टॉप मोस्ट से जा रहा होगा 2v से आगे की तरफ जाएगा। जो उसका लोअर पॉइंट है, यहाँ पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर v माइनस वी, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो इसका शून्य। तो ये जो प्योर रोलिंग का एक ये भी कंडीशन है बच्चों की, जो या मतलब कि आगे यही बनेगा ही, जो मैंने इसको बोला था ना आपको कि मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो ड्यू टू दैट रीजन कि उस पॉइंट पर जब वो घूम रहा होगा, अगर मान लीजिए कि अगर पार्टिकल अगर कोई ऐसा जा रहा है या कोई व्हीकल जा रहा है, उसी पॉइंट पर आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, तो इस पॉइंट को कंसीडर करिए, तो इसके अबाउट ऐसा घूम रहा होगा, ये वाला पॉइंट इसके अबाउट घूम रहा होगा, या ये वाला पॉइंट इसके अबाउट घूम रहा होगा। मतलब ये वाला जो उसका टचिंग पॉइंट है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो इसमें कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, मतलब स्लिपिंग होगा मतलब नहीं होगा, और तभी तो प्योर रोलिंग है, तभी तो यहाँ v और v दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, और हमने इसको एक तरीके से कहिए तो प्रूफ भी कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आया कि जो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, तो इसी को मतलब कि मान लीजिए कि थोड़ी देर के बाद अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर आ जाए, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो वो पॉइंट भी वही कहानी बना रहा होगा। तो मतलब कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह का है, और इसके अबाउट ऐसा घुमा होगा, थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर आया होगा तब ऐसा घुमा होगा। तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहा है, तो इसी की बात करते हैं मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन की, कि जब वहाँ पर मूव करे तब क्या होगा। तो खैर बहरहाल इस सर आते हैं कि इनका रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे थे कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, v से सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा 2v। और जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर रेस्ट में होगा, और वही वहां पर रोटेशन की तरफ बिहेव कराएगा, तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बच्चों, v का वहां से शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये इसमें, ठीक। अच्छा, यहाँ पर इनको देखिए कि अगर v से इधर जा रहा है, v से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनका रिलेटिव, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा v√2, और इनका भी v√2, लेकिन उनका दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो एडवांस में ऐसा क्वेश्चन का एक स्कोप मिलता है, ये आपको ऐसा मिल जाएगा कि इसका वेलोसिटी वगैरह का बताने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ, और भी मैं इस पर क्वेश्चन जो होगा उस पर कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका इतना बेसिक का जितना पार्ट था ये इतना ही है, इसी पर और आगे वो करेंगे, मतलब पॉइंट पी क्यू आर, मतलब बीच में आर्बिट्री कहीं भी दे दिए, और उसका वेलोसिटी बताने के लिए करें। तो वेक्टर आपको आता है, वहाँ से आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात इसके लिए था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जो एनर्जी वाइज मैं बोल रहा था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन के चलते, और इसमें जो ये रोटेशनल वाले का जो हो रहा था उसके चलते एनर्जी कितना प्रोसेस करेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और 1/2 जो ट्रांसलेशनल के चलते हो रहा था, तो उसमें हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ऐसा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए उस क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में पूछा था, या कुछ ऐसा आपको याद आ रहा हो कि अगर इस तरह का है कोई ऐसा, और यहाँ पर है थीटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप अगर आप छोड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बॉटम पर कितना मतलब कि अगर 2-3 मान लीजिए, अगर डिफरेंट है, एक रिंग है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और दूसरा स्फीयर है। रिंग, सिलेंडर और सॉलिड, बाकी अगर सॉलिड ही है, उसमें कुछ नहीं कहा गया तो वो है, तो पहले कौन पहुंचेगा, तो मैंने आपको इसको करके बताया था उस समय। तो
तो वहाँ पर क्या होगा कि उनके कम और स्पीड कम और ज़्यादा होने के पीछे का रीजन क्या है, अगर वो प्योर रोलिंग अगर हो रहा होगा, अगर प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना क्या होगा कि 1/2 आई। तो बेसिकली क्या होगा कि प्योर रोलिंग अगर हो रहा होगा तो v इक्वल टू, चलो एक बार को तो ओमेगा आर वहाँ से बोल सकते हैं, सॉरी प्योर रोलिंग हो रहा होगा v इक्वल टू, हाँ ओमेगा आर बोल सकते हैं, तो वहाँ पर v² ऐसा, और प्लस 1/2 m इंटू v² ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब कि जो टोटल एनर्जी होगा यहाँ से, अगर देखिए यहाँ से क्या होगा कि h हाइट है, सपोज h हाइट है, तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे तो सबके पास कितना होगा mgh, यही होगा। और अब इसके पास जो, अब यहाँ पर v सबका ऐसे बदलेगा यहाँ से कि अब डिफरेंट डिफरेंट i का वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू डिफरेंट होगा, तो दिस mgh माइनस दिस वैल्यू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका उसी हिसाब से होगा, और करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा उस हिसाब से वहाँ पर मैनेज होगा। तो ये बात समझ में आया कि वहाँ से जो मैंने पूछा था कि आपसे, खैर मैंने वहाँ पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल कर आपको बताया था कि mg sin थीटा अपॉन m प्लस I/r², तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका जितना ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग का है तो उसका mr², उससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और बाकी जितने भी हैं mr²/2 है, कोई 2/5 mr² है, मतलब 0.5 mr² है, और कहीं पर 0.4 mr² है, तो उसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका बदल रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का था, तो वो सबसे कम एक्सेलरेशन से होगा, तो सबसे कम वेलोसिटी होगा, तो सबसे लास्ट में वो पहुंचेगा। और 2/5 mr² स्फेयर का था, तो 0.4 mr², तो उसका कम है, तो सबसे पहले पहुंचेगा। तो उसके पीछे का वो तो आपको उस समय डायनेमिक्स का, काइनेमेटिक्स का जो पार्ट था वहाँ से देखे थे। अब इनर्जी वाइज आप इसको देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसीलिए उसका डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी आएगा। और इस केस में कि जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फिर से वही होगा, कम होगा, क्यों? क्योंकि दिस थिंग इज माइनस फ्रॉम हियर ना, यहाँ से यहाँ माइनस हो रहा होगा, तब ऐसा काम हो रहा होगा mgh माइनस समथिंग, तो हाफ m v², तो फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसका माइनस होगा और उसका वेलोसिटी कम होगा। तो ये बात आपको समझ में आया प्योर रोलिंग का ये एग्जाम्पल कि इसमें हम कैसे देखते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ कहाँ गया, इस तरह का एक कह रहा कि प्रिमिटिव ओयो मेड इज द रैपिंग इज द स्ट्रिंग इज द सेवरल टाइम अराउंड द सॉलिड सिलेंडर विथ मास m and radius r shown in a figure. The end of the string is stationary while the releasing the cylinder with no initial motion. The string unwind and but that does not slip or stretch as the cylinder is dropped and rotate. Use the energy consideration to find the speed v of the center of mass of the solid cylinder after it has dropped a distance h. मतलब कहीं यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ओरिजिनल रहा होगा और यहाँ से h डिस्टेंस अगर वो ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से h डिस्टेंस अगर ड्रॉप हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो घूमने लगा होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस ऐसा और ऐसा ऐसा घूम रहा है, यहाँ पर ये दिखाया भी है इसके अबाउट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एनर्जी इसको दे रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा mgh, यही दे रहा होगा, h हाइट से नीचे आया, तो उसके चलते दो चीज़ें हुआ होगा, ये तो कुछ वेलोसिटी यहाँ से नीचे की तरफ भी गिर रहा है और यहाँ से ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है ना। और इसमें फिर इसमें कह रहा है कि द स्ट्रिंग अनविंड बट डज नॉट स्लिप और स्ट्रेच, तो इसका मतलब प्योर रोलिंग की कहानी बता रहा है, प्योर रोलिंग। तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो अच्छा mgh हो रहा होगा तो जो घूमने में एनर्जी गया होगा वो कितना हुआ होगा बच्चों 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ऐसा, और जब उसका वेलोसिटी जैसे m 1/2 m v², v वेलोसिटी गेन किया होगा। तो और अभी वो क्या बोल रखा है कि सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए mr²/2, वो क्यों? अगर सॉलिड सिलेंडर को ऊपर कट करेंगे तो डिस्क जैसा होगा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, तो यहाँ से mgh उसका स्मॉल मास ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, 1/2 mr²/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर दिस थिंग,
तो ओमेगा की जगह पे कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि एम जी एच इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 जी एच बाई 3 का स्क्वायर रूट, ऐसा। तो इसका जो वेलोसिटी आएगा कितना जाएगा बच्चों, 4/4 जी एच अपॉन 3। तो आप इसमें देखें कि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ उसमें दोनों बातें हो रहा है। एक ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और दूसरा आपका रोटेशनल भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों। एक और इसमें ये देख आपको बता देता हूँ कि जैसे इसी का एक्सटेंशन है जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को ऐसे कर दे कि कोई अगर रोलिंग बॉडी है, ऐसा कोई अगर रोलिंग बॉडी है और यहाँ से अगर आ रहा हो, तो जब यहाँ पर वेलोसिटी इसका होगा तो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, तो उसके लिए एक आपको बताया गया था रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के का वैल्यू अलग अलग आपने देखा था, के का वैल्यू आर होता था किसके लिए, रिंग के लिए, तो वो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू आर बाई √2 होता था, तो ये डिस्क बन जाता था। के का वैल्यू अगर √2/5 आर होता था, तो इसमें आपका सिलेंडर सॉरी वो क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर बन जा रहा था। फिर हॉलो स्फीयर के लिए 2/√2/3 इस तरह का। तो उसके कह रहा है कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि इसका जो वेलोसिटी होगा। तो ठीक है, अगर वहाँ से कोई h हाइट से अगर आप इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ से h हाइट से छोड़ रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ से, अगर काइनेटिक मतलब एनर्जी कंजर्वेशन देखा जाए तो एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल या टोटल एनर्जी। तो अभी जब रुका हुआ है तो कोई तो एनर्जी होगा नहीं, तो उसका कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी और mgh। और जब यहाँ पर आ रहा होगा तो उसके पास दोनों होगा, तो रोटेटिंग यहाँ पर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल ही दिया है, मतलब कि जब नीचे की तरफ आएगा तो गोल गोल घूम रहा होगा। तो इस केस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर मेंशन है कि ये प्योर रोलिंग है, इसके अंदर हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू नो स्लिपिंग अकर बिटवीन द ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड inclined plane, having sufficient friction. In that case, what will happen? This thing is 1/2 mv square plus 1/2, and moment of inertia, as I told you, this thing is moment of inertia for the different object, whatever is there, is equating with the mk square, and k is equal to your radius of gyration. And radius of gyration just give the idea ki what is the mass distribution around the axis of rotation. So you can say that radius of gyration having the different object have the different. So that is why you can see that for k is equal to r for this one is the ring, and k is equal to r by √2 for the your disk, and k is equal to under √2/5 in times of r is equal to for solid sphere. So from this thing you clear that your moment of inertia would be mk square into omega square, and having the pure rolling will occur. So v is equal to omega r, obviously we will say that this thing. So here 1/2 m v square plus 1/2 m and k square, and in the place of omega you can written v square over r. R square.
इक्वल टू mgh। तो ये 2 और ये 2 को इधर रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि 2 mgh, तो ये तो पहले मिल गया, और वहाँ से m भी हट जाएगा क्या, तो आप m को भी आप गायब कर सकते हैं, तो m लिखने की उधर ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 2gh ऐसा, और यहाँ पर वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1, और यहाँ पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू वी। तो देखा, तो वेलोसिटी मतलब के का जितना वैल्यू होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, तो इसके डिपेंड ऑफ द ज्योमेट्री पे हो रहा है ना। तभी तो वहाँ पर देखा था, पूछा था कि सॉलिड कोई है, कोई अगर हॉलो स्फीयर है, कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो इसकी बारे में बात कर रहा था मैं, इसके बारे में कि रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो कौन वहाँ पर पहले पहुँचेगा या क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन पहुँचेगा, कि सब कुछ बताया वो नहीं बताया कि कौन पहले पहुँचेगा। तो सबसे पहले तो आपका सॉलिड स्फीयर पहुँचेगा, इसका ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है, 2/5 mr² होता है ना, तो इसमें कितना हो गया 0.4 mr²। डिस्क के लिए कितना होता है mr²/2, तो 0.5 mr² होता है। तो उसके बाद उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर डिस्क कह लीजिए या सॉलिड सिलेंडर कह लीजिए, दोनों सेम है। फिर लास्टली mr², तो इसका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिंग आप कह सकते हैं। तो इस ऑर्डर में पहुँचेंगे, सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड रिंग। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाइए इसमें तो आपको ये मैं प्रूफ करके दिखाया कि अगर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा, और उसके ज्योमेट्री पे जरूर डिपेंड करेगा, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन वहाँ से वो डिटरमाइन करके आपको बता रहा होगा। ठीक है, तो ये बात अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहें तो अगर उसका वेलोसिटी भी बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के सी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कि उसका वेलोसिटी बताओ, जैसे मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें आपको ये मैचिंग करने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा कि सॉलिड सिलेंडर है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जो v का वैल्यू आया था यहाँ से √2gh 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, यही है ना। तो फॉर केस ऑफ मान लीजिए रिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, तो v ऑफ रिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √2gh, और रिंग के लिए k और r का वैल्यू सेम होता है, तो 2 से 2, क्योंकि वहाँ से 4k का वैल्यू r होता है, तो वहाँ से r² 1 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अंडर रूट कितना आ गया 2gh √gh, ये तो इसका हो जाएगा। फॉर डिस्क, तो वेलोसिटी ऑफ अगर डिस्क के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पर k का वैल्यू इसके लिए क्या होता है बच्चों, r/√2, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। सो इन दैट केस 2gh, और यहाँ पर r²/2, तो r² कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर अभी देखेंगे 4/3gh, और ऐसा शायद अभी देखा भी था। चलिए एक लास्टली बता देता हूँ, स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉलिड स्फीयर, तो v ऑफ स्फीयर, तो इसमें जो k का वैल्यू आएगा आपका कुछ √2/5r, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/5, तो यहाँ से 1 + 2/5 कितना हो जाएगा 7/5, तो 5 जाएगा ऊपर, तो 10/7gh, 10/7gh ऐसा मिल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर रोल डाउन कर रहे होंगे, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं, मतलब कि रिंग है, डिस्क है, तो उस पर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा, और कैसे होगा कुछ इस तरह से निकल कर आएगा।
तो आप इसको मैट्रिक्स मैच के लिए परफेक्टली इसको मान सकते हैं। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। अब देखिए इसको अगर लिखना है तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए उसको करके अपना। ठीक है, अब देखिए कि अगर फ्रिक्शन वाले को लेकर आते हैं इसके अपने रोल में, मतलब फ्रिक्शन वाले जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें जैसे कि इसी का एक्सटेंशन और आगे कर देते हैं कि अभी तक आपने तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फटाफट आप वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कैसे काम करता है आइए उसको दिखा देते हैं। जैसे थीटा है और मान लीजिए कि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और उसको जानबूझकर ऐसा बना रहा हूँ बड़ा सा कि आपको समझाने के लिए। इस तरह का है और यहाँ पर ऐसा है, तो हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन है और प्योर रोलिंग जैसा हो रहा है, हैविंग प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग अगर, तो ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि हैविंग प्योर रोलिंग और नो स्लिपिंग अगर हो रहा हो, तो इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, जो बार बार हम ले रहे थे ना कि सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए, सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए, तो कह दे कि मिनिमम फ्रिक्शन बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ या स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो। एक तरह से तो पॉइंट वहाँ पर रेस्ट में ही रहता है ना, ये वाला पॉइंट के हमने देखा था अगर प्योर रोलिंग होता है जहाँ पर कांटेक्ट होता है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होता है, तो जो वहाँ जो इनका कांटेक्ट पॉइंट है वो तो रेस्ट में है, तो कह रहा कि बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, जो सफिशिएंट फ्रिक्शन बोल रहे थे, तो इस केस में वो पूछ ही लिया कि म्यू का वैल्यू बताइए क्या होगा। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो डिफरेंट के लिए देखेंगे, तो मैं यहाँ पर दो के लिए बताऊंगा आपको, एक तो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क कह लीजिए उसके लिए बता देता हूं, और एंड सॉलिड स्फीयर के लिए। तो कुछ स्टेप दोनों में कॉमन होंगे और वहां तक उसको लेकर जाएंगे। तो देखिए बच्चों, जब वो रोटेट कर रहा होगा, मान लीजिए कि ऐसा घूम रहा होगा ये, तो सफिशिएंट फ्रिक्शन, तो उसको कौन घुमा कौन रहा होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि नीचे की तरफ तो आ रहा होगा, ये तो बात समझ में आता है, ये तो बचपन से सीख लिए थे, बचपन से मतलब कि जब डायनेमिक्स वगैरह जब कर रहे थे पीछे के चैप्टर्स में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वी कहिए या ए कहिए, अगर इनसे अगर ऐसा आता है तो उसको मूविंग फोर्स लगाने के लिए mg sin थीटा रहता है। अगर यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो mg ऐसा होता था और mg cos थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है हम लोग को कि ऐसा, तो mg cos थीटा तो ऐसा बन ही रहा है, मतलब वो होता ही था, और जो v वेलोसिटी आ रहा है तो उसका कॉस क्या है, mg sin थीटा। तो ये दोनों तो सेंटर से पास हो रहे हैं और एक आप इसके ठीक परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल फोर्स ऐसा हो रहा होगा। तो अब क्वेश्चन है कि इसको घुमा कौन रहा होगा, ये तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो उसके चलते आप देखिए जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, अब तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते थे तो उसको हम बस वैसे ही डॉट लगा देते थे, तो इसके सरफेस पे ऐसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो इस फ्रिक्शन के चलते क्या लग रहा होगा, ये घूम रहा है तो इसके चलते इस पे टॉर्क लग रहा होगा। हम घूमने के लिए आपके दिमाग में बार बार यही चीजें डाला जा रहा है, इसलिए कि आपके दिमाग में जाकर वो फिट हो जाए, बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि टॉर्क, मतलब कहने का मतलब कि टॉर्क क्या होता है वो आपको समझा दिया कि वो घूम रहा होगा तो घूमने के लिए प्री कंडीशन क्या होता है, टॉर्क लगना जरूरी होता है, नेट टॉर्क जीरो मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो टॉर्क कौन लगा रहा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा, और फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर द रोटेटिंग। सो यू कैन से दैट कि फ्रिक्शन इज इंक्लाइन प्लेन के अप लग रहा होगा। एक बात और एक समझ लीजिए, ऐसा देखा हूं पीछे कुछ एडवांस में पूछा हुआ है कि अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, अगर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो तब भी ऊपर की तरफ, क्योंकि उसको घुमाने के लिए चाहिए ना, तो घुमाने वाला क्या होगा, आइदर बॉडी इज गोइंग अप और डाउन, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इज एक्टिंग अपवर्ड। सो हियर you can say that कि friction is responsible और means कि for their the rotating effect और turning effect जो हो रहा होगा फ्रिक्शन के चलते, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर
टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो अगर इंटरेस्टेड है यहाँ से इसके एक्सेलरेशन निकालने में और अल्टीमेटली कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कि बॉडी विल बी रोटेट, और यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। तीन चीजें पूछा जाता है यहाँ से। यहाँ पर चाहो तो आप इसको मॉडल क्वेश्चन बना लीजिए, डायरी मेंटेन जो करते हैं, कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्या होगा कि आपको कि जब भी एक जैसे ब्रोलिंग पर है, अगर आप इसको अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपका लगभग सारा तो नहीं, सारा तो कोई भी नहीं कर सकता, एक ही है भगवान वो कर सकते हैं, परफेक्शन और नियरली परफेक्शन। तो परफेक्ट होने में थोड़ा कमी रह जाता है, तो हम ठीक है नियरली परफेक्ट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप है, तो इस तरह के जैसे मान लीजिए कि आपको रोटेशन पे मास्टरी करना है, रोलिंग में मास्टरी करना है, तो ये बेसिक कंडीशन, बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मिनिमम आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि इसमें तीन चीजें आपसे पूछा जा सकता है। एक तो इसका एक्सेलरेशन, एक पार्ट, दूसरा इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, और सी किसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Friction. In this condition, provided having the pure rolling at angle theta and object having the mass m and radius r, and it may be the solid cylinder or the solid sphere, हम उसके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जो अपना पुराना पढ़ रखे, मतलब कि जो लॉज ऑफ मोशन से हमें जो सिखा रहा है, तो यहाँ से तो एक चीज तो प्रिटी क्लियर है ना कि एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम ए, यही लगेगा कि एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और नेट फोर्स उस पे में। तो इसमें अभी दो अननोन है, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो उन दोनों को कैसे हम उसको समेट सकते हैं, कैसे समेट सकते हैं, मतलब कि एक इक्वेशन और हमें लाना होगा। अभी एक ही इक्वेशन है ना, दुनिया में अच्छी बातें क्या होती है कि अगर दो इक्वेशन हो आपके पास और दो अननोन हो तो उससे आसान कुछ नहीं है। तो एक इक्वेशन तो हमें अपना जो हेरिडेटरी है, जो हमने सीखते हुए आ रहे हैं, वो हमें दे दिया। जितना ज्ञान हमें फिजिक्स के बारे में था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था, वो हमें बता रहा है कि एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए होता है। अब दूसरे के लिए जाए तो आपको बताते बताते इसमें बताए थे कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वही टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो दूसरा इक्वेशन वहां पर छुपा हुआ है। तो मतलब फ्रिक्शन के चलते जो टॉर्क होगा और प्योर रोलिंग यहाँ पर हो ही रहा होगा, तो हम जानते हैं ना टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, कुछ एफ इक्वल टू एम ए जैसे होता है, तो वैसे ही यहाँ से टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या कि जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा फ्रिक्शन इंटू आर इंटू आई अल्फा, ऐसा। हाँ, अब यहां पर देखिए कि मामला ये फंसेगा कि हाउ विल यू नो कि दिस इज द फ्रिक्शन इज मींस टॉर्क प्रोवाइडेड बाय इट इज द पॉजिटिव, है ना। तो देखिए उसमें अभी इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखिए तो कैसा हो रहा होगा, अंदर की तरफ, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स ये कैसे घूम रहा अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ मिल रहा होगा। तो बाहर का मतलब पॉजिटिव, और नेट टॉर्क क्या होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तो आई अल्फा, और उसको कैंसिल होना ही है तो मस्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव रहना ही होगा। तो एक तो बात ये होगा कि प्रॉब्लम टैक्टिस क्या होगा कि अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव वहां पर मिलना ही पड़ेगा, तभी होगा। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन उसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका बाहर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा, तो बाहर को पॉजिटिव बोलेंगे और उसका वैल्यू क्या होगा, आई अल्फा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, और जैसे वहां पर ए इक्वल टू एल्फा आर आपने सीख लिया था, तीन चीजें, जैसे ये बार बार मैं लिखता हूं तो भूलना नहीं, जो काफी कमजोर बच्चे हैं तो उनके लिए है एस इक्वल टू थीटा इंटू आर, और वी इक्वल टू ओमेगा आर, और ए इक्वल टू एल्फा आर। तो ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा, आर 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 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें एंगुलर वाले के साथ। तो यहाँ से फ्रिक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ए ओवर आर स्क्वायर। तो दूसरा इक्वेशन देखो मिल गया ना, सेकंड, और यहाँ से आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो अननोन कितने थे, एफ एंड ए, इक्वेशन कितने बने, दो। तो ये तो काफी कमाल की बातें हो गया कि इन दोनों को अगर ऐड करें तो फ्रिक्शन अपने घर गए, तो वहां से आपको ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, इनको ऐड करोगे तो एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, ए कॉमन लेंगे तो एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो और इधर क्या होगा, फ्रिक्शन तो घर चले गए, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ऐसा। तो ये मैं बोल रहा था कि ये बातें तो दोनों में कॉमन होगा। अब तो भाई आई जैसा जो वैल्यू पुट करोगे आप, उसका एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। तो मैं अब पहले एक बार आगे चलकर इसको दो में ब्रेक कर दूंगा ब्लैक बोर्ड को।
मतलब कि कुछ ऐसा कहने की कह रहा हूँ, ऐसा। तो एक तरफ सॉलिड सिलेंडर के लिए कर देता हूँ और दूसरा सॉलिड स्फीयर के लिए कर देता हूँ। इसके लिए तो एक्सेलरेशन का यहाँ पर आई का वैल्यू mr²/2 है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg sin थीटा अपॉन m प्लस mr²/2/r²। तो कैंसिल होने के बाद ये कितना हो गया, m प्लस m/2 इज 3/2, तो ऊपर की तरफ गया तो 2/3 g sin थीटा। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब उसके बाद जो फ्रिक्शन पूछा था, तो फ्रिक्शन आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, या टॉर्क जैसे F इक्वल टू यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि IA/r² था, तो mr²/2, तो यहाँ से m/2 r² कैंसिल हो जाएगा, a के जगह पे 2/3 g sin थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin θ/3। ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरा कि जो सफिशिएंट फ्रिक्शन की जो बात कर रहा था कि वो फ्रिक्शन क्या होगा, तो आप F को किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए F इक्वल टू क्या होता था, ये तो अभी भूले नहीं है ना, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स इस केस में क्या होगा बच्चों, इंटेक्ट है, mg cos थीटा जितना पहले था वो भी है, अभी है। हाँ, इसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं ये, या मुझे ये बताना चाहिए था कि जो नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर देखो तीन तरह के फोर्स लग रहे थे, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था, दूसरा mg लग रहा था उसका, और तीसरा F लग रहा था। तो उसमें फ्रिक्शन के चलते ही क्यों टॉर्क हुआ, बाकी नॉर्मल फोर्स और mg के चलते क्यों नहीं हुआ। तो आप mg को देख रहे थे, बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ मास से जाता है, तो जब उसका एक्सिस को रोट कर रहा है, या वहां से, अब ऐसे दूसरी भाषा में कहिए कि mg का दूरी उसके सेंटर से कितना होगा, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना होगा, तो 0। नॉर्मल फोर्स भी कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसके चलते ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जब mg नहीं कर रहा तो उसका कंपोनेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि वहीं से उनका ओरिजिन है, mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो उन दोनों के अगर आपसे कोई पूछता भी है, या क्वेश्चन में ऐसा कुछ सिचुएशन भी है, तो आप बता सकते हैं कि जो भी फोर्स अगर उसके सेंटर ऑफ मास है या उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर वो पास होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब मान लीजिए कि वो दूर है, लेकिन आगे जब उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर कट करता है, तो वहां पर टॉर्क का वैल्यू, वो मतलब वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, शुद्ध भाषा में तो आपको ये मतलब हुआ। तो mg sin थीटा भी नहीं करेगा और mg cos थीटा नहीं करेगा, और नॉर्मल फोर्स तो ठीक उसको बैलेंस करता है, तो वो दोनों टॉर्क नहीं करेंगे। तो खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो म्यू और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, mg cos थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। तो mg अपने घर चले गए, कैपिटल M और स्मॉल m से फर्क नहीं पड़ता है, वो लिखने में गड़बड़ी है केवल। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 3 और है। तो म्यू का वैल्यू जब आगे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिनिमम म्यू का वैल्यू tan थीटा बाई 3, मतलब मिनिमम है, या स्टैटिक फ्रिक्शन की कम से कम तो इतना रहे, ज़्यादा रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन हाँ इससे जैसे ही कम होगा तो फिर क्या होने लगेगा, स्लिपिंग होने लगेगा, जो मैं आपको आगे प्रॉमिस किया हूँ कि आगे आपको बताऊंगा। तो अभी प्योर रोलिंग पे खाली कंसंट्रेट करें, इसको अच्छे से समझा दूं तो फिर फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, tan थीटा बाई 3। अब सेम केस अगर आप उसके लिए देखिए, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इक्वल टू 2/5 mr²। तो यहाँ पर अगर a का वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, mg sin थीटा अपॉन m प्लस 2/5 mr²/r² कैंसिल हुआ, तो यहाँ से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/5 बिकम इज योर 7/5 है ना, और 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/7 g sin थीटा। a का वैल्यू आ गया ऐसा। ठीक, अब उसके बाद उसमें से एक्सेलरेशन आ गया ये। फिर उसके बाद अगर हमें बताना हो इसका फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, IA/r²।
तो आई के जगह पे 2/5 अगर रखते हैं, 2 बाई आई के जगह पे 2/5 रखते हैं, mr² और यहाँ से 5/7 g sin थीटा, तो अपॉन r² ये था, तो r² कैंसिल हो गया और 5 कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया 2/7 mg sin थीटा, ऐसा ये फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू, और फिर से वही काम करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। देखिए तो इसका एक्सेलरेशन 5/7 और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर लाएंगे तो F इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो 2/7 mg sin थीटा इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा, तो यहाँ से mg कैंसिल हुआ, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/7 tan थीटा। तो मिनिमम वैल्यू बी का अगर स्फीयर है, इन द केस ऑफ स्फीयर, तो 2/7 tan थीटा हो जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स इसके लिए 2/7 mg sin थीटा हो जाएगा। तो मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स इतना होना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो जब वो प्योर रोलिंग करेगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, अगर ये समझ में आया होगा तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा कि हैविंग द प्योर रोलिंग अगर हो रहा होगा और उसमें हमसे 3 चीज़ें पूछा जा रहा है कि सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर है, तो फाइंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इन दैट केस इसको लिखिए, 2 इक्वेशन लेकर आना था। ठीक है, अब इसके बाद इसको देखिए, ठीक है, अब इसको देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है कि इस तरह का है कि और एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है F, और ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेंडर लिख दिया तो सिलेंडर ही ले लो। सॉलिड सिलेंडर हैविंग मास m एंड रेडियस r है, रेडियस r है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर F फोर्स लग रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है, और उसके चलते प्योर रोलिंग हो रहा है एंड हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन, एंड हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन, मैंने हंसा इसलिए कि सफिशिएंट फ्रिक्शन जो मैं बोल रहा था उसका मैंने वहां पर कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। सो हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन इज ऑब्जेक्ट इज प्योर रोलिंग और हैविंग नो स्लिपिंग बिटवीन द फ्लोर एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट। सो हैविंग sufficient फ्रिक्शन, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे F फोर्स लगा रहे हैं तो अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जब यहां पर अगर R यहां पर है, इसका O मतलब सेंटर O है और इसका रेडियस है सपोज R है, ऐसे ही दिखा दीजिए R, तो इसका क्या हो सकता, इसमें रोटेट कैसे कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। ठीक, तो अगर हम उसका मास m है, तो अगर हम पहले इसकी बात करें कि mg ये नीचे की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ठीक इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इनका घुमाने में इनका रोल है क्या mg का, तो कहेंगे नहीं, क्यों, अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि घुमाने में इनका कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं रोल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किससे पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, mg और नॉर्मल फोर्स दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो इसके चलते वो कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं देंगे, मतलब रोटेटिंग इफेक्ट में इनका कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता था, r क्रॉस f, तो r डिस्टेंस बताइए कितना है, या मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर इंटरसेक्ट अगर करेगा तब भी नहीं होगा। तो इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको बस समझाने के लिए समझा बता दिया यहाँ से।
ऐसा। तो यहाँ पर इसका ओ ले लीजिए ऐसा, और ठीक है बच्चे। तो अच्छा हाँ देखिए, अब इस पे एफ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन ऐसा मान लेते हैं कि इधर आगे की तरफ लग रहा होगा और उसको रोटेट कर रहा होगा। तो कोई आर्ग्यू करता है कि नहीं, मे भी तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। तो मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ कि किस केस में आप कैसे मानेंगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, कि फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है या पीछे की तरफ लग रहा है। तो अभी तो केस ऐसा मान लेते हैं कि आगे की तरफ लग रहा होगा, तो कहानी क्या होगा, पीछे वाले की तरफ से भी लगा के उसको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव रह गया तो कहेंगे कि हाँ यही है। देखिए, तो अगर लॉस ऑफ मोशन की बात करें तो दो फोर्स आगे की तरफ लग रहे हैं और इसके चलते कुछ ए एक्सेलरेशन इसका प्रोड्यूस हो रहा होगा, हमसे वही पूछा गया है। खैर फाइंड अ फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछता तो भी मतलब कि उसी का पार्ट ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि F प्लस स्मॉल f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा। तो अननोन कितने हैं बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक तो इक्वेशन दे दिया फटाक से, इसमें कुछ हमें मेहनत भी नहीं पड़ा, कि जो लॉस ऑफ मोशन में बोल रहा था कि F इधर और इसको फ्रिक्शन खींच रहा था, तो वही उसको नेट फोर्स लगा रहा होगा। दोनों उसके कांटेक्ट में है, एक ऊपर से एक नीचे से, तो उसको आगे बढ़ा रहे होंगे। एक बात तो ये हुआ। दूसरा कि अब आपको बताया था कि एक तो लॉस ऑफ मोशन से फटाफट आपको तुरंत मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन टॉर्क के शरण में जाना पड़ेगा या रोटेशन हम पढ़ रहे हैं उसके पास जाना पड़ेगा। तो फोर्स से इसको टेंडेंसी कैसे होगा, अंदर की तरफ एक ऐसा घुमा रहा होगा क्लॉकवाइज, और ये वाला इसका फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ। तो ठीक, तो अब कौन सा ज्यादा होगा, जब हम फोर्स इस पे लगाएं तब ये मूव करना स्टार्ट हुआ, तो मस्ट भी इसके चलते टॉर्क ज्यादा लग रहा होगा, तभी तो घूमेगा ना। पहले तो बारी रखा हुआ होगा, और फ्रिक्शन के बारे में तो ऐसा बोला जाता है सेल्फ एडजस्टिंग है, आप फोर्स लगाओगे तभी एक्टिवेट होगा, नहीं तो वो भी पड़ा हुआ है तो वो उस पर कुछ फ्रिक्शन उस समय जीरो लग रहा है होता है। तो इसके चलते अगर हम फोर्स लगाएं तो उससे क्या होगा, ये ज्यादा होगा तो अंदर की तरफ ज्यादा होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि F माइनस या F इंटू आर जो टॉर्क हो रहा होगा, और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर। ये बात समझ में आया क्या, मैंने क्या बोलने की कोशिश किया कि F के चलते अंदर की तरफ लग रहा होगा, उसका सेंस ऑफ रोटेशन देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अंदर की तरफ मिलता है, और ये टॉर्क, और जब इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखिए इसको इधर लेकर जाना चाह रहा होगा तो बाहर की तरफ मिल रहा होगा, राइट हैंड रूल को अगर यूज करें तो। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा ही, आई अल्फा। और प्योर रोलिंग जैसा क्वेश्चन में मेंशन है कि हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन, सो फॉर द प्योर रोलिंग, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि ए इक्वल टू अल्फा आर जैसी कुछ बातें। तो यहां से F माइनस F इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F इक्वल टू M प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो ए का वैल्यू देखिए जरा कितना आ जाएगा, 2F, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ से M प्लस एम बाई 2 बचा, तो 3/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 F/m, ऐसा। तो एक्सेलरेशन मिला। अब इसका वैल्यू अगर हम कहीं पुट कर देते हैं तो फ्रिक्शन फटाफट दे देगा। तो फ्रिक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एम ए माइनस एफ। एम ए का वैल्यू कितना है, 4/3F/m माइनस एफ। तो एम से एम कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 4/3F माइनस एफ इक्वल टू F/3। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से F/3 आ गया। अगर इसी में पूछ लेता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना है, जो सफिशिएंट मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ से कितना हो जाएगा कि F/3 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स, तो mg, ऐसा। तो म्यू इक्वल टू F/3 mg, ये भी निकल कर आ गया। तो खैर ये पूछा नहीं था, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछा था तो वो बता दिया। तो खैर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं अभी उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बच्चे, उसको छोड़ा नहीं हूँ कि जो उसका डायरेक्शन निकालने का फ्रिक्शन का, कि आप ऐसे लिए हैं
तो ये पॉजिटिव आ गया तो मतलब यही इसका डायरेक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव आ गया ना, F/3 लग रहा होगा तो मतलब इसका यही डायरेक्शन है। मैं अभी उल्टा निकाल के भी दिखा देता हूँ और -F/3 इसको प्रूफ भी कर दूंगा। तो चलिए इसको जरा बताइए। इसको पॉज कर लीजिए अपना और फिर इसको फटाफट लिखना चालू कर लीजिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि पॉज करके आपको सफिशिएंट समय मिल गया होगा, क्योंकि स्क्रीन से भी मैं बाहर हूं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए इसी चीज को मगर हमें उल्टा भी अगर बताना होता तब भी आपको बता देता हूं। यही था ना कि यहां पर O सेंटर था और रेडियस उसका R है और टॉप मोस्ट पॉइंट से टेंजेंशियली F फोर्स लगाया, हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन। सब कुछ वही है कहानी और उसके चलते आ रहा है। आपको लगता है कि फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, तो और ये एक्सेलरेशन से ये ऐसे की आगे की तरफ बढ़ रहा होगा और रोटेट कर रहा होगा ओमेगा, और अल्फा बाई आर इसका ऐसा रिलेशन में चल रहा होगा। तो लॉज ऑफ मोशन से क्या मिल जाएगा बच्चों, F माइनस एफ, यहां से F माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लॉज ऑफ मोशन से तो यही बोलेगा ना कि उसके कांटेक्ट में देखिए यहाँ से F ऊपर की तरफ है और F यहाँ से नीचे की तरफ, मतलब ऐसा कांटेक्ट में लग रहा है, तो F माइनस एफ इक्वल टू एम में हो जाएगा। ठीक, और दूसरा कि अगर इसका अगर हमें टॉर्क लेना हो तो इसको किसके चलते घूमा, इस फोर्स के चलते घूमा और इस फ्रिक्शन के चलते घूमा। दो और फोर्स लग रहे थे, कौन कौन से, एन और एम जी, तो सेम रीजन से उन दोनों को तो हम लोग हाई बाय करके बाहर भेज दिए हैं। सो फ्रिक्शन का एफ का टेंडेंसी देखिए, ये घुमा रहा है अंदर की तरफ, और इसका टेंडेंसी देखिए ये भी मतलब इसको कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, और वो भी क्लॉकवाइज। तो इस बार दोनों का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि एफ इंटू आर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। ये बात समझ में आया कि एफ के जो एफ फोर्स लगा रहा था, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था, उसका भी उसको घुमाने में लगा हुआ है। कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा था टॉर्क अंदर की तरफ, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा वो भी इसको घुमा रहा है तो अंदर की तरफ, तो दोनों इस बार ऐड हो गए। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू आई ए ओवर आर स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से देखिए कितना आ गया, 2f, और यहां से m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, और i का वैल्यू कितना था बच्चों, mr स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर विल कैंसिल, सो m प्लस m बाई 2 कितना हो गया, 3/2, तो 2f इज इक्वल टू 3m/2a। तो ये तो एग्जैक्टली सेम ही आया जो वहां पर आया था, a इक्वल टू 4/3f बाई m, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप इसका जो दूसरा वाला पार्ट है मतलब अगर बोले तो फ्रिक्शन को ही तो अपोजिट दिखाना था, तो फ्रिक्शन आप कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रिक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ए बाई आर स्क्वायर माइनस एफ। तो मैंने दूसरे वाले में पुट कर दिया तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आई ए एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2m ए, मतलब कि देखिए m आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, आई के जगह पर हो गया, और आर स्क्वायर तो ऐसे ही है, ए के जगह पर अगर दिखेंगे तो कितना आ जाएगा वो 4f/3 बाई m माइनस एफ। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो 2f/3 माइनस एफ, तो कितना आ गया 2f/3 माइनस एफ इक्वल टू माइनस f/3। तो निगेटिव साइन हुआ क्या, तो निगेटिव साइन दिखा रहा है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में हम चले गए हैं। तो मैं इसी को प्रूफ आपको करके दिखाना चाह रहा था कि आप साइन कैसे भी लीजिए, जैसे कि वहां से लेते थे ना फ्रिक्शन का डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव आने लगेगा लॉज ऑफ मोशन में। तो चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए दोनों बातों को।
ठीक है बच्चों, तो आपने में आपने ये इसको देखा कि इस क्वेश्चन का मतलब कि अगर फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लगे तो हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसका डायरेक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं कोशिश की आपको रोलिंग समझाने का। अगर रोलिंग समझ में आया होगा तो मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये समझ में आया, और जब आपको नहीं भी समझ में आया तो भी लिखिए कि मुझे इसमें समझ में नहीं आया और उसमें और हेल्प की ज़रूरत है, तो बताइए। तो ठीक है, तो इसमें मतलब हमने मतलब एक तरह से रोटेशनल का दो रूप देखा। एक तो उसको रोटेशनली मतलब एनर्जी वाइज कैसे उसको लिख सकते थे, एक तो वो देखा, और दूसरा कि उसका मतलब कि उसका डायनेमिक्स बाय फोर्स वाइज अगर देखना तो कैसे देखा। उसी में जैसे भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको फोर्स जैसा भी लगा कर देखा, तो मान लीजिए कहीं उसके सेंटर पे ही लगता तब क्या होता, जैसे इस केस में जैसे कि अगर ऐसा ही केस रहता या ऐसा एक आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उस पे ना लगाकर ठीक उसके एफ यहीं पे लगा देता, सेंटर पे लगा देता, तब उस समय पूछता कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा या फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। तो उसके चलते टॉर्क नहीं देता, यही होता ना। जैसे कि एफ माइनस अगर यहाँ पर करते, अगर फटाफट इसको देख भी ले कि अगर रोटेट अगर ऐसे कर रहा था तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ मान लेते हैं, तो एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए, ठीक। और यहाँ से फ्रिक्शन इक्वल टू अगर वो सिलेंडर फिट से इसको ले लेते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, और प्योर रोलिंग वगैरह ये सब हो रहा है तो यहाँ से आई ए ओवर आर स्क्वायर ऐसा होता। तो इस केस में आपको ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ से माइनस ही करना पड़ेगा, एफ प्लस एफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू एम माइनस वहाँ से एम बाई 2 इस बार आ जाएगा, है ना, आई एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम बाई 2 ए हो गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू आप देखेंगे 2f बाई एम आ गया। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अगर फोर्स को हम इंक्रीज डिक्रीज उसका लोकेशन भी अगर चेंज करें, अगर सेंटर पे करते हैं तो 2f बाई एम, और जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर थे तो वहाँ पर उसका वैल्यू कितना आया था, एफ का वैल्यू नहीं, वो सॉरी फ्रिक्शन का वैल्यू था ना उसका, उसमें ए का वैल्यू 4f बाई 3m था, तो 4f बाई 3m और ए का वैल्यू 2f बाई एम। तो सेंटर पे इसका ज़्यादा आ रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 बाई 3f बाई एम था, तो इसमें 4 बाई 3 है और यहाँ पर 2 है। तो जब आप सेंटर पे लगा रहे हैं तो उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका कम है। तो सेंटर पे तो ये भी पूछा जाता है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअली कि अगर वहाँ पर सेंटर पे लगाएंगे तो कहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी आपने रोलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था उसमें उसने आपने सीखा। नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो इस पर और भी आपको टिपिकल क्वेश्चन कुछ लेकर आऊँगा जो एरोडोव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जो एडवांस में पहले कभी पूछ रखे हैं, तो वो सब क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। और उसके बाद वहाँ पर आपको फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग के बारे में और बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।